हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स लेसन पूरा एकदम कंप्लीट कर लिया है। शुरू से अंत तक उसमें कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा गया है। अगर आप नहीं देखें पिछला क्लास तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के आप लोग देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग जाकर के पढ़ लीजिएगा। अपना पूरा चैप्टर जो है कि शुरू से अंत तक कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे, जिसमें लेसन का जो नाम है वो क्या है, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। यानी कि आज की क्लास में हम लोग डी और एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। इसका आज की क्लास में हम लोग केवल इंट्रोडक्शन देखेंगे। जैसे हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स और इसके पहले जो कि दो लेसन है, जैसे विलेन हो गया, विद्युत रसायन हो गया, ये सब के बारे में जैसे हमने कवर किया एकदम शुरू से अंत तक, उसी तरीके से हम लोग डी और एफ ब्लॉक को भी एकदम शुरू से अंत तक एकदम बेसिक लेवल से हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कोई भी आपको समस्या नहीं होने वाली है, बशर्ते आप लोग को एक काम करना है कि नोट्स साथ ही साथ कंप्लीट करते चलना है। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसको आप नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डी और एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ गई ना। तो पहले आप चैप्टर का नाम डाल लीजिए। ये आपका जो कि चौथा लेसन होगा, क्योंकि पहला लेसन आपका क्या था, विलयन था। दूसरा लेसन आपका क्या था, विद्युत रसायन था। और तीसरा लेसन आपका क्या था, रासायनिक बलगतिकी था, यानी केमिकल काइनेटिक्स था। और ये चौथा लेसन जो होगा डी और एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम पहले डाल लीजिए, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है ना। डी और एफ ब्लॉक के तत्व, ब्लॉक के तत्व। बात समझ में आ गई ना। तो डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब जो है कि आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ गई ना। देखिए, डी ब्लॉक के तत्व पहले हम लोग कवर करेंगे, इसके बाद हम लोग कवर करेंगे एफ ब्लॉक के तत्व। बात समझ में आ गई ना। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, डी ब्लॉक के तत्व पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक ना। इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहले हम लोग डी ब्लॉक के तत्व पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। बात समझ में आ गई ना। जो एलिमेंट होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है, चार भागों में डिवाइड किया जाता है। क्या क्या होता है, एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। बात समझ में आ गई ना। यस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्व हमने अभी वीडियो अपलोड नहीं किया है। अगर आप बोलेंगे तो यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्व पे हम डिटेल से आपको स्टडी करवा देंगे, आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। बात समझ में आ गई ना। हम लोग पहले डी ब्लॉक पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग जो है कि एफ ब्लॉक पर जाएंगे, ठीक है। तो डी ब्लॉक के तत्व कहते किसे हैं, जैसे आपने यस ब्लॉक में पढ़ा होगा, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में प्रवेश करता है उसे क्या बोलते हैं, यस ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। पी ब्लॉक में आपने देखा था, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। उसी तरीके से सेम टू सेम वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक के तत्व बोलेंगे। बात समझ में आ गई ना। यानी कि ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करेगा, डी सबसेल में एंटर करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक के तत्व बोलेंगे। बात समझ में आ गई ना। जैसे एक हम पहले छोटा सा एग्जांपल देते हैं डी ब्लॉक का। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया है स्कैंडियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 21 होता है। अभी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और जो भी चीजें हैं हम सब एकदम शुरू से पढ़ेंगे, एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम एक बेस बना रहे हैं, इस चैप्टर का थोड़ा सा बेस बना रहे हैं। आप लोगों को पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, आज की क्लास में हम लोग केवल इंट्रोडक्शन देखेंगे ही। बात समझ में आ गई ना। हाँ, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेकिन आप लोग ये मत सोचिए कि इस वीडियो में कुछ नहीं है, नहीं, ये आपका भी न्यू है, एक प्रकार समझ लीजिए इस चैप्टर की। बात समझ में आ गई। इस चैप्टर का बेसिक है। अगर बेसिक आपको नहीं पता रहेगा तो अगर आप दूसरे लेक्चर से हमारा क्लास देखेंगे, हो सकता है आप लोगों को थोड़ी बहुत समस्या उत्पन्न हो। इसीलिए पहला क्लास जरूर देखिए, इसके बाद दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, मतलब जितना भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है सभी को अगर आप सीरियल वाइज देखते हैं तो कोई भी आपको अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे, तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बात समझ में आ गई ना। और ये जो यानी कि चैप्टर है, इस चैप्टर से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल इस चैप्टर से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप डिटेल से इसको नहीं पढ़ेंगे, एकदम बारीकी से नहीं पढ़ेंगे, तो आप लोगों का 6 नंबर जो कि कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। चलिए हम लोग पहले इसका थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। जैसे स्कैंडियम है, इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो मिलेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1
और यहाँ पे क्या है 4s2 है। यानी कि 2 2 4 6 6 10 2 12 6 18 2 20 और 1 21। ये है स्कैंडियम परमाणु क्रमांक जिसका क्या था 21 था, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये बात समझ में आ गई ना। उसी तरीके से अगर हम 22 का करेंगे यानी कि टाइटेनियम, ये क्या होगा टाइटेनियम होगा जिसका परमाणु क्रमांक क्या होगा 22 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा 4s2 हो जाएगा। अब यहां पे आप लोगों को एक चीज समझ में आ रहा होगा, आप लोगों के दिमाग में एक चीज चल रहा होगा, भैया यहाँ पे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है यस में प्रवेश करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन नहीं, अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यस में नहीं प्रवेश कर रहा है। अंतिम इलेक्ट्रॉन देखिए डी में प्रवेश कर रहा है। पहले यहाँ पे स्कैंडियम में आपने देखा 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके बाद टाइटेनियम में आपने देखा यहाँ पे डी वाली में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगला करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर कर रहा है, किसमें प्रवेश कर रहा है, डी सबसेल में इंटर कर रहा है, डी में प्रवेश कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। आपको देखने में यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अंतिम में तो आपका क्या है 4s आ रहा है, तो अंतिम में मतलब कि 4s वाले में इलेक्ट्रॉन इंटर करना चाहिए, 4s वाले में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपने पढ़ा होगा एक n+l रूल, आपने एक पढ़ा होगा n+l रूल, बात समझ में आ गई ना। आपने एक n+l रूल पढ़ा होगा, जो n यहाँ पे क्या होता है ये होता है मुख्य क्वांटम संख्या, l यहाँ पे क्या होता है दिगंशी क्वांटम संख्या, बात समझ में आ गई ना। यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या अर्थात n। अगर हम देखना चाहें तो 3d और 4s में कौन पहले आएगा इलेक्ट्रॉन, यानी कहने का मतलब किसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी एनर्जी कम होगी, बात समझ में आ गई, जिसकी एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन सबसे यानी कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में इंटर करता है, बात समझ में आ गई ना। देखिए अगर हम 3d में देखेंगे तो 3 के लिए यानी कि यहाँ पे n का मान कितना है 3 और प्लस d के लिए जो n की वैल्यू होती है वो क्या होती है 2 होती है, बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि 3d के लिए जो 3d के लिए है वो n+l का मान कितना आ गया है 5 आ गया है। वही अगर हम देखें 4s में, अगर हम 4s में देखेंगे तो n+l का जो मान होगा, n का मान यहाँ पे कितना है 4 है और l का मान यहाँ पे कितना है 0 है, ये आपका क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इंटर किसमें करेगा 4 वाले में इंटर करेगा, यानी कि 4s वाले में यानी कि इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या है कम है, इसकी एनर्जी यहाँ पे क्या है ज्यादा है। तो 4s वाले में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इंटर करेगा, इसके बाद 5 वाले यानी कि जो 3d है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में इंटर करेगा। मतलब ये वाला जो 4s है ये पहले रहेगा और 3d यहाँ पे क्या रहेगा बाद में रहेगा, बात समझ में आ गई ना। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करेगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करेगा जिसकी एनर्जी क्या होगी ज्यादा होगी, बात समझ में आ गई ना। जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसी में तो अंतिम इलेक्ट्रॉन सबसे पहले प्रवेश करेगा। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा किसमें 3d में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है अंतिम इलेक्ट्रॉन डी वाले कोष में प्रवेश कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं डी ब्लॉक के तत्व बोल देते हैं, बात समझ में आ गई ना। तो पहले हम इसकी डिफिनीशन लिख दें ताकि आप लोग नोट्स भी साथ साथ अपना कंप्लीट करते रहे, ठीक है ना। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम यहाँ पे डिफिनीशन लिख दें कि डी ब्लॉक जो होता है उसकी डिफिनीशन क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग अब इसकी पहले परिभाषा लिख लेते हैं, ठीक ना। क्या होगा इसकी परिभाषा, यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है तो उसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, तत्व कहते हैं। बात समझ में आ गई ना। यानी कि यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। अब आपने आवर्त सारणी देखी होगी, आवर्त सारणी का अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कुछ ऐसी आपको आवर्त सारणी देखने को मिलती है, बात समझ में आ गई ना। आवर्त सारणी आपको कुछ ऐसी ही देखने को मिलेगी, ठीक। एक मोटा मोटा हम हिसाब लगा ले रहे हैं कि आवर्त सारणी आपकी होती क्या है, कैसे आपको दिखाई देती है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे होता है ये आपका जो है कि डी ब्लॉक के तत्व है ऊपर, और यहाँ पे क्या होता है ये कौन सा ब्लॉक है, अभी यहाँ पे हम आपको एकदम क्लियरली समझा दे रहे हैं, एकदम क्लियरली आपको बता दे रहे हैं। बात समझ में आ गई ना। देखिए ये जो होता है
यहाँ पे क्या होता है भैया, ये होता है यस ब्लॉक। क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यस ब्लॉक बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये होता है पी ब्लॉक होता है। इसके बाद यहाँ पे ये जो बीच में होता है इसी को हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक। और इसके बाद ये जो नीचे आपको दो आवर्त दिखाई दे रहा है, ये जो आपको नीचे ऐसा कुछ यहाँ पे कुछ यानी कि दो आवर्त कुछ दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भैया एफ ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एफ ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि ये जो है नीचे ये क्या है, एफ ब्लॉक के तत्व होता है। ठीक है ना, ये आपका होता है एफ ब्लॉक के तत्व। ये ब्लैक वाला समझिएगा आप लोग। ठीक है ना, ये जो ब्लैक वाला है इसी को आप लोग समझिएगा, ये आपका क्या है, एफ ब्लॉक के तत्व। क्लियरली समझ में आ गया, यानी ये नीचे जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, एफ ब्लॉक के तत्व। तो आवर्त सारणी आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, यानी कि ये होता है यहाँ पे एस ब्लॉक, यहाँ पे होता है पी ब्लॉक, और यहाँ पे होता है बीच में डी ब्लॉक, और यहाँ पे होता है एफ ब्लॉक। हम लोगों को जो पढ़ना है इसी के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। यही जो यहाँ पे है इतना चीज यहाँ पे हमको पढ़ना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। और एक चीज और डी ब्लॉक को बोला जाता है, तो इसको हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप क्या करिए, ये जो परिभाषा हमने बताया है इस परिभाषा को पहले आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे और आगे आपको बताएं कि डी ब्लॉक के तत्व को और क्या बोला जाता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, चाहे यूपी बोर्ड की एग्जाम की बात करें, हमेशा इसी नाम से ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या है नाम, कैसे है, सब इसके बारे में हम आपको डिटेल से स्टडी करवाएंगे, डिटेल से आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप एक बार पहले इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। चलिए अब देखिए, यहां पे जो डी ब्लॉक होता है इसको एक और नाम से पुकारते हैं, एक और नाम से बुलाते हैं। इसको क्या बोला जाता है, अब यहां पे हम आपको बताने जा रहे हैं। इसको बोला जाता है भैया संक्रमण तत्व। क्या बोला जाता है, संक्रमण तत्व बोला जाता है, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट यहां पे बोला जाता है। तो डी ब्लॉक जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। ठीक है ना, डी ब्लॉक के तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। तो हम लोग पहले डी ब्लॉक पढ़ेंगे, इसीलिए हम डी ब्लॉक को केवल यहाँ पे हेडिंग डाल रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ब्लॉक के तत्व हो जाएगा, डी ब्लॉक के तत्व। ठीक ना, डी ब्लॉक के तत्व, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को संक्रमण तत्व बोला जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोले इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, अभी हम इसका रीजन भी बताएंगे। समझ में आ गया ना, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको संक्रमण तत्व भी बोला जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों इसको बोला जाता है, इसका क्या रीजन है, ये सब जो है कि अभी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है ना, देखिए पहले तो हम आपको ये बता दें, जो अभी आपने यहाँ पे डी ब्लॉक देखा था, इस डी ब्लॉक को 4 आवर्त में डिवाइड किया गया है। इसको हम लोग आवर्त के रूप में पढ़ेंगे ना। आवर्त का मतलब यहाँ पे क्या है, लेफ्ट टू राइट। आवर्त का मतलब यहाँ पे क्या है, लेफ्ट टू राइट। बात समझ में आएगी ना, ऐसे ऐसे यहाँ पे 4 आवर्त है, 4 आवर्त में हम लोग डिवाइड करेंगे किसको, डी ब्लॉक के तत्व को। बात समझ में आएगी, 1 2 3 और 1 आवर्त यहाँ पे और होगा। बात समझ में आ गई ना, ऐसे ऐसे यहाँ पे इसको 4 आवर्त में जो कि डिवाइड किया जाएगा, 4 पीरियड में यहाँ पे इसको डिवाइड किया जाएगा। अब किस पीरियड को क्या बोलते हैं, किस आवर्त को क्या बोलते हैं, देखिए ये जो यहाँ पे होता है इसको बोला जाता है 3D। क्या बोला जाता है, 3D बोला जाता है। इसके बाद इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, 4D बोलते हैं, इसको बोलते हैं 5D, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 6D बोलते हैं। यानी कि 3D ट्रांजिशन एलिमेंट, 4D ट्रांजिशन एलिमेंट, 5D ट्रांजिशन एलिमेंट और 6D ट्रांजिशन एलिमेंट, ये जो आपका डी ब्लॉक होता है इसको इसी नाम से बोला जाता है। कभी कभी 3D भी बोल दिया जाता है, 4D भी बोल दिया जाता है, 5D भी बोल दिया जाता है और 6D भी बोल दिया जाता है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको जिससे टॉपिक जो है कि पूछा जाएगा एग्जाम में, ये आपका 3D और 4D होगा। ये आपको एकदम डिटेल से स्टडी करना है, ये आपको एकदम डिटेल से अध्ययन करना है। बात समझ में आ गया ना। और हालांकि सबकी प्रॉपर्टी हम लोग, जो प्रॉपर्टी होगी इसकी, चाहे आप फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, चाहे आप केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, ये हम सभी के लिए पढ़ेंगे, चारों आवर्त के लिए पढ़ेंगे, 3D 4D 5D और 6D, यानी सबके लिए पढ़ेंगे। बशर्ते आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा 3D और 4D पर। बात समझ में आ गई ना। तो जो डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक के तत्व हम लोग कहते किसे हैं, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। यानी उसी को बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। और डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्यों इसको संक्रमण तत्व बोलते हैं, अब यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए जो डी ब्लॉक होता है, पहले हम एक एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं।
पहले डी ब्लॉक जो है इसका हम एक एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया था आपको स्कैंडियम का, Sc इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 21 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो मिल जाता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1 और यहां पे मिल जाता है 4s2। अब जरा यहां पे ध्यान से देखिए, ये जो D है, D में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, D में कितने इलेक्ट्रॉन भरना है आपको, 10 इलेक्ट्रॉन आप लोग भर सकते हैं। इसमें कितने कक्षक होते हैं, तो भैया जो D होता है, D वाले में टोटल 5 कक्षक होते हैं, मतलब 5 कमरे होते हैं D वाले के पास। अगर हम बात करें यस के लिए, तो यस जो होता है, यस में भैया एक ही कमरा होता है, यस में एक ही कक्षक होता है। कक्षक मतलब यहां पे हम इसको कमरा बोलेंगे आपको समझने के लिए, बात समझ में आ गई ना। जो यस उपकोष होता है उसमें केवल एक ही कमरा होता है, मतलब एक ही कक्षक होता है, मतलब यस जो होता है एक ही कक्षक इसमें ऐसे यहां पे प्रेजेंट होता है। और अगर हम पी की बात करें, अगर हम पी की बात करें, आपका क्या था, यस था। अगर हम पी की बात करें तो जो पी होता है, पी में 3 कमरा होता है, मतलब कि पी जो होता है, पी में 3 कक्षक होता है, ये आपका क्या है, पी है। तो जब यहां पे एक ही कक्षक था, एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक रूम है, एक कमरा जो है, एक कमरा में केवल 2 सदस्य रह सकते हैं, केवल 2 लोग रह सकते हैं। ये हमेशा कंडीशन आपको अप्लाई करनी है इसमें, बात समझ में आ गई ना। तो जब यहाँ पे 3 कमरा है तो कितने लोग रहेंगे, 6 लोग रहेंगे, बात समझ में आ गई ना। एक कमरा था तो यहाँ पे 2 लोग रहे, तो यहाँ पे 3 कमरा है तो कितने लोग रहेंगे, 6, यानी कि 6 लोग रहेंगे। मतलब इसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन होगा, ये कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे। उसी तरीके से अगर हम डी की बात करें, अगर हम उसी तरीके से डी की बात करें तो जो डी होता है, डी में कितने कमरे होंगे और एफ में कितने कमरे होंगे, ये भी हम आपको बता देते हैं। जो डी होता है, डी में आपके 5 कमरे होते हैं। डी में कितने कमरे होते हैं, 5 कमरे होते हैं, मतलब कि 5 कक्षक डी में यहाँ पे प्रेजेंट होता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। तो भैया जब एक कमरा में 2 ही लोग रह रहे हैं तो 5 कमरा में क्या लोग रहेंगे, 10 लोग रहेंगे। पसंद ना, ये तो कक्षा 1 का बच्चा भी बता लेगा, कक्षा 2 3 का बच्चा भी बता लेगा कि एक कमरे में जब 2 लोग रह रहे हैं, यानी कि रह रहे हैं, तो 10, यानी कि जो आपका 5 कमरा होगा, 5 कमरे में कितने लोग रहेंगे, तो 10 लोग रहेंगे। जाहिर सी बात है भाई, ये तो एकदम कक्षा 1 2 का बच्चा बता देगा। बात समझ में आ गई ना। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरना है आपको, 10 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10। इसमें कितने का, ये आपका क्या है, डी है। इसमें कितने कमरे हैं, एक कमरे, मतलब एक कक्षक है। जो आपका पी है, पी में कितने कमरा होता है, 3 कमरा होता है। जो डी होता है, डी में 5 कमरा होता है। उसी तरीके से जो यफ होगा, यफ में कितना कमरा हो जाएगा, यफ में हो जाएगा भैया 7 कमरा। कितना कमरा हो जाएगा, 7 कमरा हो जाएगा, मतलब 7 कक्षक इसमें प्रेजेंट होगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो भैया जब एक कमरा में 2 लोग रहते हैं तो 3 कमरा में कितने लोग रहे, 6 लोग रहे, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। इसी तरीके से यहाँ पे डी में कितने कमरे हैं, 5 कमरे हैं, तो कितने लोग रहेंगे, 10 लोग रहेंगे, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा। बात समझ में आ गई। उसी तरीके से ये क्या है, यफ है। यफ में कितने कमरे हैं, 7 कमरे हैं, तो कितने लोग रहेंगे इसमें, 14 लोग रहेंगे। बात समझ में आ गई ना। तो ये इसमें जो होगा, ये इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भैया, 14 हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और यहाँ पे 14। बात समझ में आ गई ना। उसी तरीके से हमको यहाँ पे क्या देखना है, हमको इसको केवल देखना है, डी वाले को देखना है। तो भैया जो डी कक्षक होता है, डी में कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं, और 5 कक्षक होते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मतलब 5 कमरा है, इसमें 10 लोग टोटल रह सकते हैं। बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे आप जरा देखिए, ये जो यहाँ पे 3D है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। मतलब जो डी वाला कमरा है, डी वाले कमरे में केवल एक लोग यहाँ पे उपस्थित है, केवल एक ही बंदा यहाँ पे मौजूद है। अभी कितने बंदे रह सकते हैं इसमें, 9 बंदे रह सकते हैं, मतलब 9 लोगों को यह रख सकता है। अपने कमरे में ये 9 लोगों को रख सकता है, लेकिन यहाँ पे एक ही लोग यहाँ पे प्रेजेंट है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो डी कक्षक है, डी कक्षक के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। डी कक्षक के पास कितना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन था। कितना इलेक्ट्रॉन था, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन था। ऐसे यहाँ पे केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इसके पास, यानी कि एक यहाँ पे रहेगा, मतलब टोटल 9 लोग और इसके साथ आकर के रह सकते हैं। इस कमरे में पूरा कमरा खाली है, अगर किसी को लीज पे देना होगा ये दे देगा लीज पे। बात समझ में आ गई ना। तो मतलब अगर किसी को रहने के लिए जगह चाहिए, यह रहने के लिए जगह दे सकता है। इसीलिए जो डी कक्षक होते हैं, ये यानी कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं, या फिर जो डी
ब्लॉक होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व बोलते हैं, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व क्यों बोलते हैं। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व इसलिए बोला जाता है क्योंकि डी कक्षकों में, यानी कि जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें जो तत्व होते हैं उसके पास रिक्त डी ऑर्बिटल होता है। रिक्त डी ऑर्बिटल होने के कारण ये जो डी कक्षक होते हैं उन्हीं को हम लोग, यानी कि ये जो डी उपकोष होते हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व बोलते हैं, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना? रीजन आपको पता हो गया? नहीं पता हो गया, आप नहीं ध्यान से सुने होंगे, एक बार फिर से सुनिए। आप अपना पुर्जा खोल करके सुन लीजिए, सभी होल खोल करके यहाँ पे आप लोग सुन लीजिए। क्या होगा एक बार फिर से हम बताने वाले हैं, एक बार फिर से हम बताने जा रहे हैं कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व क्यों बोलते हैं। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व इसलिए बोला जाता है क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों में रिक्त डी ऑर्बिटल होता है, रिक्त डी कक्षक होता है, इसीलिए डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व बोला जाता है, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। बात समझ में आ गई ना? तो अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्या सभी के सभी डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उसको लोग संक्रमण तत्व बोल सकते हैं? ना भैया, आप बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती करे जाएंगे, क्योंकि भाई हर एक चीज में अपवाद होता ही है। चाहे आप कितना बढ़िया काम कर लीजिए, आपको कोई ना कोई रोकने टोकने वाला जरूर मिल जाएगा। बात समझ में आ गई ना? आप कितना अच्छा काम कर लीजिए, लेकिन कोई एक बंदा जरूर ऐसा आपको मिल जाएगा जो बोलेगा कि इसमें थोड़ा सा ऐसा करना चाहिए था, इसमें थोड़ा सा ये गलती आपने कर दिया, ये जो कोनवा है ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको ऐसे कर देना, ऐसे नहीं ऐसे कर देना चाहिए था। बात समझ में आ गई ना? तो कितना बढ़िया अगर आप काम कर लेंगे तो उसमें नुक्स निकालने वाले, कमी निकालने वाले आ ही जाएंगे, भले वो कुछ काम नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई ना? भले वो कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन आप में गलतियां जरूर ढूंढ लेंगे, आप में नुक्स जरूर निकाल देंगे। बात समझ में आ गई ना? और आप, यानी कि ऐसे लोगों से आप बिल्कुल भी नहीं घबराइए, क्योंकि भाई गलतियां उसी से होती हैं जो काम करता है। जो काम करता है गलतियां तो उसी से होती हैं, और जो काम ही नहीं करता उससे गलती का यानी कि खाक गलती होगी उससे। बात समझ में आ गई? तो आप अपने आप को खुशनसीब समझिए कि हमने काम किया, उसमें कहीं ना कहीं गलती हो गई। मतलब अगर आप कहीं भी गलती कर रहे हैं तो कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहली बार गलती करें तो दूसरी बार आप उसको सुधार करेंगे। बात समझ में आ गई ना? क्योंकि आप गलती करेंगे तभी तो उसमें सुधार करेंगे। बात समझ में आ गई ना? तो गलतियों से मत घबराइए, आप काम करिए, आप पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। गलत हो रहा है, एक बार क्वेश्चन गलत हो रहा है, 2 बार क्वेश्चन गलत हो रहा है, 3 बार क्वेश्चन गलत हो रहा है, चौथी बार हम लोग सही करेंगे उसको, 5वीं बार सही करेंगे, मतलब कभी ना कभी तो ये सही होगा। लेकिन अगर आप एक बार नहीं लग रहा क्वेश्चन, उसके बाद वहीं पे छोड़ करके माथा रख करके जमीन पर बैठ जाएंगे तो क्या होगा? क्या वो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है? नहीं सॉल्व होने वाला है। अरे भाई, समस्याओं से लड़िए, जो समस्या आपके सामने है उसका समाधान निकालिए। अगर आप सर पे हाथ रख करके बैठ जाएंगे, उस समस्या का कभी भी समाधान नहीं होने वाला है। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से आप लोगों के, यानी कि ये एलिमेंट भी होता है, सभी एलिमेंट, यानी कि जो डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते हैं। कौन कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते हैं, और ऐसा क्यों? इसका क्या रीजन है कि डी ब्लॉक के सभी तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते हैं? उसका क्या रीजन है वो हम यहाँ पे आप बताने वाले हैं। पहले एक काम करिए, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। बात समझ में आ गई? नोट कर लीजिए। चलिए अब हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जिसको हम लोग संक्रमण एलिमेंट यानी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना? क्यों संक्रमण तत्व बोला जाता है? अभी हमने इसका तो रीजन बता ही दिया आप लोगों को, यानी कि रीजन तो पता ही हो गया होगा। यानी कि संक्रमण तत्व इसलिए बोला जाता है डी ब्लॉक के तत्वों को क्योंकि जो डी ब्लॉक होते हैं इसमें रिक्त डी ऑर्बिटल होता है, रिक्त डी कक्षक होता है, इसीलिए ये जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं इनको क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, यानी कि संक्रमण तत्व बोला जाता है। लेकिन अगर हम बात करें, 3 एलिमेंट ऐसे हैं, 3 से 4 एलिमेंट, जैसे आपका जिंक है, एक आपका कैडमियम है, एक आपका मरकरी है, और एक एलिमेंट आप ले लीजिए, एक आप ले लीजिए सियन। बात समझ में आ गई ना? एक आप क्या ले लीजिए? सियन। ये जो 4 एलिमेंट है इसको हम लोग संक्रमण तत्व नहीं बोलते, इसको हम लोग संक्रमण तत्व नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग संक्रमण तत्व नहीं बोलते। इसका क्या कारण है? क्योंकि भाई ये भी तो डी ब्लॉक का ही तत्व है, ये भी तो डी ब्लॉक का ही तत्व है, ये तो डी ब्लॉक का ही एलिमेंट है ये भी तो। लेकिन ऐसा क्या है इस 4 एलिमेंट को हम लोग डी ब्लॉक के तत्व में संक्रमण तत्व नहीं बोलते हैं? इसका रीजन यही है क्योंकि ये जो मरकरी हो गया, यानी कि जो आपका जिंक हो गया, यानी Zn हो गया, चाहे Cd हो गया, चाहे Hg हो गया, चाहे Cl हो गया, ये सभी के बाहरी कोश में, यानी कि जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें 10-10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10-10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी 10-10 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये जो आपका जिंक हो, यानी कि Zn है, Cd है, Hg है और Cl है, इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। क्योंकि आप याद करिए,
अभी हमने क्या बोला था, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, इसको संक्रमण तत्व क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें रिक्त डी ऑर्बिटल होता है। लेकिन क्या है जो चारों है, पगला जो है यहाँ पे ये अपवादवा जो है, क्या इसके बाहरी कोश में 10 इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसका जो डी ऑर्बिटल है वो रिक्त है क्या? डी ऑर्बिटल में भाई 10 इलेक्ट्रॉन तो हो सकते हैं ना, जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके पहले यानी कि चाहे आप इस चारों को छोड़ दीजिए, इसके बाद चाहे जो भी एलिमेंट लीजिए, सभी के सभी में जो डी ऑर्बिटल होगा उसमें 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, कुछ न कुछ रिक्त ऑर्बिटल होगा ही होगा, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन ये जो चारों पगला यहाँ पे है, चारों एलिमेंट यहाँ पे जो है, इनके जो डी ऑर्बिटल होते हैं पूरा फुली फिल्ड होते हैं, मतलब पूरा कंप्लीटली 10 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, रिक्त ऑर्बिटल कोई होता ही नहीं, यानी कि रिक्त ऑर्बिटल कोई होता ही नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट इसको नहीं बोला जाता है, संक्रमण तत्व नहीं बोला जाता है। बात समझ में आ गई ना? तो डी ब्लॉक के सभी तत्वों को संक्रमण तत्व बोला जाता है, ये कहना गलत है। केवल 4 एलिमेंट छोड़ दीजिए, ये आपका चारों एलिमेंट जो कि आपके सामने है, इसी को छोड़ करके और जो डी ब्लॉक के सभी तत्व होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, यानी संक्रमण तत्व बोलते हैं। बात सबको समझ आ गई ना? ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जिनको हम लोग संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं रखते। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सभी में रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं होता है, रिक्त डी ऑर्बिटल ना होने के कारण इनको हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व से बाहर रखते हैं। हालांकि ये है डी ब्लॉक का ही एलिमेंट। अब ऐसा नहीं है भाई तो संक्रमण तत्व नहीं तो डी ब्लॉक में भी नहीं होगा, बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं, ये डी ब्लॉक के तत्व में ही आता है। लेकिन संक्रमण तत्व अगर आप इसको बोलना चाहें, इसको आप संक्रमण तत्व नहीं बोल सकते हैं। अगर आप बोल दिए संक्रमण तत्व तब तो आप बहुत भारी गलती कर गए। इसका मतलब आप लोगों ने हमारा क्लास नहीं देखा। अगर जो बोल दिया कि ये संक्रमण तत्व जो होता है डी ब्लॉक के सभी तत्व कहलाते हैं, तो इसका मतलब वो है वो हमारा क्लास नहीं देखा। बात समझ में आ गई ना? लेकिन जो हमारा क्लास देखा होगा, जो हमारा वीडियो देखा होगा, उसको 100% पता होगा, वो ऐसी गलती कभी भी कर ही नहीं सकता। क्लियर हो गया ना? तो ये आपका 4 एलिमेंट यानी एलिमेंट को छोड़ करके जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं होता है और सब में रिक्त डी ऑर्बिटल होता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। बात समझ में आ गई? बात एकदम क्लियर हो गई, 100% क्लियर हो गई। इसको आप पहले नोट कर लीजिए, ठीक है? हो गया? ओके। एक चीज थोड़ा सा हम आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे देना चाहते हैं कि अगर आप डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों को याद करना चाहते हैं, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक ही नहीं, चाहे आप एस ब्लॉक की बात करें, चाहे पी ब्लॉक, चाहे डी ब्लॉक, चाहे एफ ब्लॉक, चारों ब्लॉक अगर आप ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं, आप लोगों को याद नहीं होता है, तो हमने ट्रिक इस पर बना दिया है। आप लोग YouTube पर सर्च करिए डी ब्लॉक के तत्व याद करने की ट्रिक बाय मिंटू सर, तो उसको आप लोगों को वहां पे आ जाएगा। आप लोग उसको देख लीजिए, ताकि देखिए एलिमेंट आप लोगों को याद करना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ गई? नहीं तो अभी यहाँ पे तत्व लिख दिया जाएगा, ये क्या तत्व है आपको पता ही नहीं, ठीक है ना? इसीलिए एलिमेंट को याद करना, तत्व को याद करना और सीरियल वाइज से याद करना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए हमने यहाँ पे ट्रिक बना दिया है। आप डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की ट्रिक हमने बना दिया है और इसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहां से जाकर के देख लीजिएगा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक याद करने की क्या ट्रिक होती है, एकदम बेहतरीन तरीके से। अगर आप वो वीडियो देखेंगे कि हमें पूरा विश्वास है आप लोगों को डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक कभी भी लाइफ पे नहीं भूलेगा। बात समझ में आ गई ना? उसको एक बार आप लोग जाकर के जरूर देखिएगा। तो YouTube पर आप लोग सर्च कर लीजिए, यानी कि एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट याद करने की ट्रिक बाय मिंटू सर। बात समझ में आ गई? या फिर ऐसा आप लोग यानी कि सर्च करिएगा डी ब्लॉक्स ट्रिक टू लर्न डी ब्लॉक एलिमेंट बाय मिंटू सर, आ जाएगा, एकदम कंप्लीट आ जाएगा। नहीं तो हम अगर नहीं आएगा तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जरूर दे देंगे, ठीक है ना? वहां से आप लोग देख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना? ये था आपका डी ब्लॉक के तत्व का इसका इंट्रोडक्शन था। एक बार फिर से हम रिपीट कर देना यानी कि कर देना चाहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होता क्या है। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोश में प्रवेश करता है उसे क्या बोला जाता है, डी ब्लॉक के तत्व बोला जाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक्स एलिमेंट बोलते हैं। डी ब्लॉक में 4 आवर्त होता है। डी ब्लॉक कहां पे होता है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में डी आवर्त होता है, डी ब्लॉक होता है। इसमें 4 आवर्त होते हैं, एक को हम लोग 3D बोलते हैं, एक को हम लोग 4D बोलते हैं, एक को हम लोग 5D बोलते हैं, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, 6D बोलते हैं। 3D और 4D बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग एकदम डिटेल से स्टडी करेंगे। बात समझ में आ गई ना? इसके बाद डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उसको हम संक्रमण तत्व बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि डी ब्लॉक जो होता है इसमें जो डी ऑर्बिटल होता है, इसमें रिक्त डी ऑर्बिटल होता है, खाली स्थान होता है रिक्त यानी कि डी ऑर्बिटल के पास, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, संक्रमण तत्व बोला जाता है। लेकिन 4 एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनको संक्रमण तत्व नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी ये डी ब्लॉक में आते हैं। जी कौन कौन से एलिमेंट है? ये आपका Zl, Cd, Sg और Cl है। क्यों नहीं बोलते इसको संक्रमण तत्व? क्योंकि
इनके डी ऑर्बिटल में कोई भी रिक्त ऑर्बिटल या कोई भी रिक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मतलब कि डी जो ऑर्बिटल होता है उसमें रिक्त ऑर्बिटल नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं रखते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो आज की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा, इसके बाद अगले क्लास में हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। एकदम बेसिक से, एकदम शुरू से हम लोग इसको पढ़ा रहे हैं। तो आप ये काम करिए, ये जो क्लास है अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो सभी जो है कि एकदम जीरो लेवल से जो सोचते हैं कि केमिस्ट्री बहुत ज्यादा टफ है, केमिस्ट्री बहुत ज्यादा कठिन है, बिल्कुल नहीं टफ लगेगा, बिल्कुल नहीं कठिन लगेगा अगर आप एकदम मन से हमारे ये लेक्चर देखते हैं तो। बात समझ में आ रही है? हम पूरा विश्वास करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो जो है कि बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बात समझ में आ गई ना? तो जैसा भी होगा एक कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है। वैसे तो हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, हम पूरा एकदम जीरो लेवल से पूरा अपना 100% दे करके आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी समस्या ना हो। बात समझ में आया ना? इसीलिए आप एक कमेंट, छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों को कमेंट से ही हमको थोड़ा सा और ज्यादा प्रेरणा मिल जाती है, आगे से हम कुछ और नया करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भैया जरूर से जरूर कर दिया करिए, और एक लाइक जरूर आप लोग कर दिया करिए, ताकि हमको समझ में आ जाएगा कि आप लोग वीडियो हमारा देख रहे हैं या फिर कि नहीं देख रहे हैं, ये हमको समझ में आ जाएगा। और अपने मित्रों के साथ तो भैया जरूर से जरूर आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अभी ये पहला क्लास था डी ब्लॉक, और यानी कि डी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन था। अगले क्लास में हम कुछ और देखेंगे, और ये आपका जो लेक्चर है, ये जो आपकी चैप्टर है, एकदम हम आनंद तरीके से पढ़ेंगे। आप लोगों को इसमें खूब मजा आने वाला है पढ़ने में, क्योंकि हम नया नया एग्जाम्पल लेके आएंगे, एकदम सरल सरल एग्जाम्पल लेके आएंगे जो कि आपके डेली लाइफ में यूज होगा, ठीक है ना? इस माध्यम से हम आपको डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट आपको पढ़ाएंगे, ताकि आप लोग को आगे भविष्य में भी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक कहीं भी अगर पूछा जाए, कहीं भी अगर आपको पढ़ना हो, तो हमारा ये क्लास आप लोग को याद आए, हमारे जो बताई हुई टॉपिक है वो आप लोग को याद आए, हमारा बताए हुआ जो एग्जाम्पल है वो आप लोग को याद आए। बात समझ में आ गई? इसी के साथ अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।